वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का राजनीति विज्ञान के लिए निर्मित श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना आप लोगों के साथ राजनीति विज्ञान के BA थर्ड ईयर के पेपर, जिसमें कि हम पाश्चात्य विचारक और पाश्चात्य विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं, उस पेपर के साथ बना हुआ हूं। और उस श्रृंखला में हम लोग मैकाइवली का अध्ययन कर रहे हैं। और मैकाइवली के आज का जो हमारा बिंदु है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है राजा के आचरण के सिद्धांत। जी हाँ, मैकाइवली के द्वारा कुछ राजा को किस तरह से अपना आचरण रखना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय राज्य और एक केंद्रीकृत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जा सके और उसको बनाए जाके रखा जा सके। इस तरह के जो उसके लिए किस किस तरह के आचरण की आवश्यकता है और राजा को किस किस तरह का आचरण करना चाहिए जिसके माध्यम से वो राज्य को शक्ति को सुनिश्चित रख सके, उसको स्थायित्व प्रदान कर सके और उसको विस्तार भी दे सके। तो उस हेतु यहाँ पर मैकाइवली ने कुछ आचरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो आज हम लोग बिंदुवार जो है विस्तार से उन आचरण के बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकाइवली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए और उसके विषय में उसकी क्या क्या शिक्षाएं हैं, क्या क्या बिंदु हैं, हम लोग उसका जायजा बिंदुवार तरीके से यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु हमारे सामने मैकाइवली के द्वारा दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। मैकाइवली शक्ति ही सत्य है, माइट इज़ राइट में विश्वास करता था और शक्ति मैकाइवली के समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व भी है। अतः मैकाइवली अपने शासक को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए निर्देश देता है। इस संबंध में मैकाइवली के विचार हैं कि शासक का मूल कर्तव्य है कि वो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखे और यह कार्य केवल प्रेम के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए भय की आवश्यकता होती है और भय के लिए आवश्यक है कि आपके पास शक्ति हो। जी हाँ, यहाँ पर शक्ति का जो महत्व है वो हमें मैकाइवली के सिद्धांतों में, उसके विचारों में बार बार देखने को मिलता है। और यही पहला बिंदु के रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैकाइवली अधिकाधिक शक्ति का प्राप्त करना और उसका अर्जन करने का जो सलाह है एक तरह से, वो राजा को यहाँ पर देता है। तो ये प्रथम हमारा बिंदु हुआ। चर्चा करते हैं दूसरे बिंदु की, साम दाम दंड और भेद को अपनाना। जी हाँ, मैकाइवली के द्वारा अपने नरेश को, अपने राजा को साम दाम दंड और भेद को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का निर्देश भी दिया गया है। राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे कि लोग समझें कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको काफ़ी व्यवहारिक होना चाहिए और किसी भी तरह की नीति के माध्यम से राज्य के अधिकाधिक विकास और उसके स्थायित्व, शांति और सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के व्यवहार का प्रयोग करने से उसे हिचकना नहीं चाहिए। तो आगे मैकाइवली कहते हैं कि राजा के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों और अन्य राज्य के शासकों को जो वचन दिए गए हैं उनका महत्व है, लेकिन उनकी पालना तभी तक की जानी चाहिए जब तक कि ऐसा करना राज्य के हित में हो। तो कहीं ना कहीं हमें स्पष्ट रूप से इस बात को देखने को ये चीज़ मिलती है कि मैकाइवली राजा को वहीं तक नैतिकता का पालन करने का आदेश देता है जहाँ तक वो राज्य के हितों के साथ सामंजस्य पूर्ण तरीके से व्यवस्थित रह सके। यदि कहीं ना कहीं राज्य के हित और नैतिकता के सिद्धांत एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राजा को चाहिए कि वो राज्य के हित को प्रधानता दे, ना कि नैतिकता को। तो इसी तरह से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आज की तारीख में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि नैतिकता को। तो ऐसी स्थिति में साम दाम दंड भेद और किसी भी तरीके के प्रयोग के द्वारा केवल राज्य हित को बनाए रखना को प्रधानता देने का यहाँ पर सलाह जो है मैकाइवली के द्वारा अपने राजा को दी गई है। चर्चा करते हैं तीसरे बिंदु की, शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। जी हाँ, ये आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि अद्वितीय बिंदु का ही एक तरह से विस्तार है। तो मैकाइवली के अनुसार छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए। बहुत ही
गहरी बात यहाँ पर मैकाइवली के द्वारा की गई है। मैकाइवली अपने राजा को ये कहना चाहता है कि अपने छुपे हुए दुश्मनों के षड्यंत्र को जानने के लिए उसे लोमड़ी की तरह चुपचाप व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही चालाकी से उस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ ही साथ उसे भेड़ियों यानी कि ऐसे राष्ट्रद्रोही या ऐसे तत्व जो कि उसके विरुद्ध, राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन लोगों को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए। शासन के विरुद्ध किए जा रहे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों और उपद्रव को जानने बचने के लिए उसे लोमड़ी की चालाकी और मक्कारी एवं भेड़ियों अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए उसमें सिंह के जैसी शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य मानवीयता और पशुता के विरोधी तत्वों से मिलकर बना है, अतः राजा को इन दोनों तत्वों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ पर मैकाइवली इस बात को अंकित करते हुए शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करने का आदेश और सलाह जो है अपने शासक को देता है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, कानून का कठोरतापूर्वक पालन। जी हाँ, कानूनों का पालन नितांत आवश्यक है। अतः राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखाई जानी चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि कानून की अवहेलना करने वालों में सदैव ही भय बना रहे। जी हाँ, भय के आधार पर कानूनों के पालन जनता करती है, तो ऐसी स्थिति में उसे कानूनों को कठोरतापूर्वक, चाहे उसके लिए निर्दयता का प्रयोग भी करना पड़े, कानूनों को लागू करने की सलाह यहाँ पर मैकाइवली हमें दिखाई देता है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना। जी हाँ, मैकाइवली की मान्यता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और युद्ध की स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए। युद्ध की स्थिति से न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में भी अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास होता है। मैकाइवली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक बात और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आज के वर्तमान युग में भी हमको ये देखने को मिलता है कि कई जो शक्तिशाली राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं पर उपद्रव बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि अपने से निर्बल राष्ट्रों को जो है दबा कर रखा जा सके और इसका दोहरा लाभ वो हासिल करते हैं। न केवल आंतरिक क्षेत्र में नागरिकों के सम्मान को पाते हैं बल्कि नागरिकों से अनुशासन की अपेक्षा भी बाह्य आक्रमणकारियों के भय के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि देश के नागरिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहते, सदैव तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई जो चतुर शासक होते हैं वो युद्ध की स्थिति को बनाए रखते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों से राष्ट्रीयता के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपने मनचाहे कार्यों को करवाया जा सके और उनसे उन सब त्यागों को करवाया जा सके जिनसे अन्यथा अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हम आधुनिक राज्यों में भी इस तरह की चीज़ों को देखने को बहुत आसानी से मिलती है। हम चीन का उदाहरण दे सकते हैं, हम पाकिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं। पाकिस्तान का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। वहाँ के शासक जब भी अपनी आंतरिक समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और सारी जनता के विरोध के स्वर को शांत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत को एक शत्रुता के रूप में प्रदर्शित करते हैं और आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर अपने राष्ट्र के सारे नागरिकों का ध्यान भारत को एक शत्रु साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा को लगा देते हैं। तो इससे उन्हें दोहरा लाभ होता है क्योंकि न केवल आंतरिक स्तर पर जनता उनकी आज्ञा का पालन करती है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का विरोध जो है काफ़ी नगण्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने सत्ता के स्थायित्व के लिए आवश्यक जो खुराक है वो राष्ट्रीयता के नाम पर मिल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन और सलाह हमें मैकाइवली की उस समय उनके द्वारा जो दी गई थी वो उसका सार्थकता और प्रासंगिकता आज के समय में भी हमें दिखाई देती है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय सेना का गठन। जी हाँ, राजा को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए और उसे किराए की सेना पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैकाइवली के अनुसार असंगठित, महत्वाकांक्षी, अनुशासनहीन, अकृतज्ञ मित्रों में बहादुर परंतु शत्रुओं में कायर होते हैं, उन्हें ईश्वर से कोई भय नहीं होता और मनुष्य में कोई विश्वास नहीं होता। ये कोटेशन था मैकाइवली का। एक अन्य स्थान पर मैकाइवली लिखता है कि दूसरों के अस्त्र या तो असफल हो जाते हैं और या अतिभार डालते हैं या बाधा प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय सेना का राज्य की सुरक्षा के लिए होना बहुत आवश्यक है और इस दिशा में कार्य करने की सलाह भी मैकाइवली अपने राजा को आचरण के सिद्धांत के तहत देता है। अगला बिंदु के ऊपर बात करते हैं, आचरण युक्त उसे व्यवहार करना चाहिए।
लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए। तो मैकाइवली के अनुसार प्रेम की अपेक्षा भय मानव जीवन का एक अधिक स्थायी तत्व है, जिसकी चर्चा हमने पूरे के वीडियो व्याख्यानों में भी की है। अतः प्रजाजन के हृदय में प्रेम की अपेक्षा भय उत्पन्न किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैकाइवली ये कहता है कि राज्य के स्थायित्व के लिए विरोध के स्वर को कम से कम रखने के लिए जनता में जो है भय की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अतः प्रजाजन, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना जाना चाहिए, आगे सलाह मैकाइवली के द्वारा दी गई कि प्रेम घृणा में न बदलने पाए। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखने की सलाह भी यहाँ पर मैकाइवली के द्वारा दी गई है कि यदि आचरण मतलब जनता में भय तो उत्पन्न रखना चाहिए, भय से जनता को नियंत्रित रखना चाहिए, लेकिन भय की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि जनता का जो भय है वो घृणा में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि घृणा में परिवर्तित होना कहीं ना कहीं राज्य और राजा दोनों के लिए नुकसानदेह आगे चलकर हो सकता है। इसलिए जनता में कानून का भय होना चाहिए, राजा का भय होना चाहिए, उसकी शक्ति और उसके दंड का भय होना चाहिए, लेकिन ये घृणित नहीं होना चाहिए, घृणा का भाव विकसित नहीं हो पाए, इस बात का ध्यान हमेशा से राजा को रखना चाहिए। ऐसी सलाह मैकाइवली के द्वारा दी गई है। चर्चा करते हैं अगले बिंदुओं की। योग्य मंत्रियों का चयन, सम्मानपूर्ण आचरण। जी हाँ, राजा के द्वारा अपने सम्मान और अपने प्रति भय को बनाए रखने के लिए सम्मानपूर्वक आचरण को बनाए रखना चाहिए, और इस दृष्टि से उसके द्वारा दो कार्य नहीं किए जाने चाहिए। पहला, प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर मैकाइवली हमें सिखाता है, उस समय के राजा को सिखाता है, उसको सलाह देता है कि सम्मानपूर्वक आचरण के तहत उसे कौन से दो कार्य नहीं करने चाहिए। पहला कि उस प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, और दूसरी राजा को प्रजा की संपत्ति छीनने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लोग निश्चय ही उससे घृणा करने लगेंगे। दो बातों पर वो अधिक जोर देता है, दो कार्य उसके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी राजा ने प्रजा की स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है, कहीं ना कहीं उसको आगे चलकर विरोध का सामना करना पड़ा है, और कई ऐतिहासिक युद्धों का जन्म भी इस तरह से स्त्रियों को लेकर हुआ है। तो हमें इस बात को मैकाइवली ने बहुत ही स्पष्टता से यहाँ पर राजा के आचरण के सिद्धांत के तहत रखा है कि उसे प्रजा की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, और साथ ही साथ क्योंकि संपत्ति एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके व्यवहार के संचालक तत्व के रूप में शक्ति संचालक तत्व के महत्व के रूप में देखिए उन्होंने भय, प्रेम और धनार्जन की इच्छा को दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में अगर राजा किसी प्रजा की या किसी व्यक्ति की संपत्ति का हरण करता है, उसकी स्त्रियों का हरण करता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आगे चलकर उसे जनता के यानी कि प्रजा की घृणा का सामना करना पड़ेगा, जो कि राज्य के हित और स्थायित्व के लिए उचित नहीं होगा। तो इस तरह की सलाह मैकाइवली के द्वारा राजा को यहाँ दी गई है कि वो स्त्रियों पर ना तो कुदृष्टि डाले प्रजा की, और ना ही उनकी संपत्ति को छीनने की कोशिश करें। अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं कि योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। जी हाँ, मंत्रियों के चयन में राजा के द्वारा बहुत अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की योग्यता और वफादारी पर ही शासन की कुशलता निर्भर करती है। मैकाइवली के अनुसार राजा के द्वारा मंत्रियों से परामर्श लिया जाना चाहिए, किंतु साथ ही उनसे अनुचित रूप से प्रभावित होकर कोई कार्य भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सलाह में मैकाइवली की राजा को जो दी गई है उसे देखने को मिलता है। अगला बिंदु है चापलूसों से दूर रहना। मैकाइवली के अनुसार आत्मस्तुति मानव का स्वाभाविक कमजोरी होती है, अतः शासक को चापलूसों से बचकर रहना चाहिए। चापलूस लोग राज्य और राजा के लिए कोई भी संकट उत्पन्न कर सकते हैं, अतः राजा के द्वारा चापलूसों को हतोत्साहित ही किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है मितव्ययता के साथ ही उदारता। यहाँ पर मित्रता टाइप हो गया है, क्षमा कीजिए, इसे मितव्ययता पढ़ना है, यानी कि कम से कम खर्च करना। राजा को अपने खर्च में कमी रखनी चाहिए, जिससे कि राजकोष में हानि ना हो, परंतु लड़ाई में लूट का जो माल हाथ आए उसे चुपचाप खजाने में रखना चाहिए, वरना उदारता पूर्ण प्रजाजनों और सैनिकों में बांट दिया जाना है, जिससे कि वो संतुष्ट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले बिंदु की बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य का विकास। राजा को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति की ओर सदैव ध्यान देना चाहिए, अन्यथा राज्य निर्धन हो जाएगा और इसका कुफल उसे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हुए उसे स्वयं व्यापार अथवा वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कि राज्य को जो है व्यापार वाणिज्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और राज्य को स्वयं इन कार्यों को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, वरना वो अपने मुख्य उद्देश्य से भटक सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रासंगिक विचार हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैकाइवली ने उस समय जो कहा था कि राज्य को व्यापार और वाणिज्य नहीं करना चाहिए, और आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि आर्थिक प्रगति और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ सभी राज्यों में या
अधिकांश राज्यों में देखिए राज्य जो है व्यापार और वाणिज्य से अपने आप को सीमित करते जा रहे हैं। अधिक से अधिक प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से बहुत सारी सरकारी सेवाएं जो कि पहले सरकार के द्वारा प्रबंधित की जाती थी, अब धीरे धीरे निजी क्षेत्रों को सौंपी जाने लगी है, ताकि राज्य केवल अपने सीमित उद्देश्यों के साथ में उस पर फोकस कर सके और जनता के कल्याण के लिए अधिक अधिक कार्य कर सके। इस तरह से व्यापार और वाणिज्य के कार्यों को जो है आज की तारीख में भी राज्यों के द्वारा निजीकरण के माध्यम से प्राइवेट फर्म्स को सौंपा जा रहा है। तो ये बात हमें मैकाईवेली के विचारों में उस समय में भी देखने को मिलती थी। तो यहीं पे मैकाईवेली को इसलिए आधुनिक युग का जनक कहा जाता है या पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे विचारों में वो तत्व हमें देखने को मिलते हैं जो आज की तारीख में राष्ट्रीय राज्यों के आचरण के अंतर्गत आते हैं। उनका प्रकाशन मैकाईवेली ने उस समय में यानी कि मध्यकाल की समाप्ति की ओर 1400-1500 में ही प्रतिपादित कर दिया था। तो इसी कारण मैकाईवेली को आधुनिक राज्य का जनक कहा जाता है। इसको हम अगले वीडियो व्याख्यान में काफ़ी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि मैकाईवेली के विचारों में और उसके सिद्धांतों में हमें कौन से उन तत्वों के दर्शन होते हैं जो आज की तारीख में राष्ट्रीय राज्यों की व्यवहार के प्रमुख आधार बन गए हैं, क्योंकि उन्हीं विश्लेषण के आधार पर हम इस बात को तय कर पाएंगे कि मैकाईवेली किस तरह से आधुनिक राज्य का जनक कहलाता है या पुनर्जागरण का शिशु कहलाता है। ये विषय हमारे अगले वीडियो व्याख्यान का है, अतः उसकी चर्चा हम उस अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। आइए चलते हैं वापस अगले बिंदु की ओर, कला और साहित्य में रुचि। जी हाँ, राजा को कला और साहित्य में रुचि लेनी चाहिए, जिससे कि जनता ये समझे कि राजा इनके विकास और उन्नति के लिए सदैव ही उत्सुक है। इसके साथ ही प्रजा का दिमाग बड़ी बड़ी योजना में लगाए रखना चाहिए, जिससे जनता उसके विरोध की बात ना सोच सके। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगला बिंदु है निपुणता और प्रोत्साहन, योग्यता को प्रोत्साहन। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए राजा के द्वारा पुरस्कार, उपाधियां और पद प्रदान किए जाने चाहिए। पुरस्कार, उपाधियां और पद प्रदान करने के कार्य राजा के द्वारा स्वयं किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे ख्याति बढ़ती है। लेकिन दमन करने और दंड देने जैसे अप्रिय कार्य राजा के द्वारा अपने अधिकारियों से ही कराए जाने चाहिए, जिससे कि जनता के हृदय में राजा के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न ना हो सके। बहुत ही चालाकी भरे सिद्धांतों का प्रतिपादन यहाँ पर मैकाईवेली के द्वारा किया गया है। जी हाँ, अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। अगले बिंदु की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नरेश को, राजा को चाहिए कि शक्ति संतुलन को वो बनाए रखे, जिससे कि कोई भी पड़ोसी राज्य इतना शक्तिशाली ना हो पाए जिसके सामने इसे नतमस्तक होना पड़े। उसे पड़ोसी राज्य में सदैव ही हस्तक्षेप करते रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने झगड़ों का निपटारा करने के लिए उसका मुंह ताका करे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैकाईवेली ने बहुत समय पहले भांप लिया था। मैकाईवेली भी ये भी कहता है कि पड़ोसी राज्य को जीतने की अपेक्षा उसे मित्र बनाया जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगला और अंतिम बिंदु हमारे सामने जो आता है वो है विजित राज्य। यहाँ पर आपको विचित्र पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन इसको ध्यान रखिए, विजित है, विजित यानी कि जीते गए राज्य की जनता से मैत्री। दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के बाद उसके संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ की प्रजा को प्रलोभन देकर और अच्छे व्यवहार से अपना मित्र बना लेना चाहिए। पहले प्रशासक की या शासकों की भूलों को सुधारने का प्रयत्न भी करना चाहिए, ताकि चिरकाल में आगे चलकर जीते गए यानी कि विजित प्रदेशों की जनता में विरोध या क्रांति का स्वर ना उत्पन्न हो सके। इसलिए वहाँ की जनता को मित्र बना लेना चाहिए और साथ साथ उनका जो स्थापित प्रशासनिक ढांचा है उसमें सकारात्मक सुधार करने की आवश्यकता हमेशा से महसूस की जानी चाहिए और उसको किया भी जाना चाहिए। लेकिन अनावश्यक हस्तक्षेप या वहाँ की संस्कृति और परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिरकाल में ये सारी हस्तक्षेप जो है क्रांति को जन्म दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में संकट राज्य के लिए उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैकाईवेली ये सलाह देते हैं कि विजित राज्यों में जो है वहाँ की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन किए जाने चाहिए, ना कि नकारात्मक। अब इस तरह से आज हमने इस वीडियो व्याख्यान में काफ़ी कुछ वो चीज़ें जानने की कोशिश की जिसके आधार पर एक राजा अपने राज्य को बनाए रख सकता है, उसे अधिक शक्तिशाली रख सकता है, विरोधी के स्वर को शांत रख सकता है। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राजा को व्यवहार करना चाहिए, किस तरह के उसके आचरण के सिद्धांत होने चाहिए, इन सब चीज़ों का जायजा आज हमने इस वीडियो व्याख्यान में लेने की कोशिश की है। समाप्त करते हैं। मैकाईवेली ने राजा के उदय, विस्तार और राजा के आचरण के संबंध में जो विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं, जिसको हमने यहाँ पर चर्चा में लिया है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मैकाईवेली ने राज्य का कोई दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है और ना ही उसने राज्य की कोई परिभाषा की है। उसकी उत्पत्ति विकास का विधिवत रूप से भी उसके द्वारा कोई सिद्धांत यहाँ पर नहीं रखा गया है और ना ही राज्य के तत्व आदि का विश्लेषण एवं उसने विचार किया है। वस्तुतः मैकाईवेली की जो विचारधारा में देखने को मिलती है वो राज्य की सुरक्षा का एक सिद्धांत है, या राज्य को किस तरह से स्थायी बनाए रखा जा सकता है, किस तरह से उसकी शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। इन सब बातों के दर्शन, इन सब बातों के विचार का प्रकाशन हमें यहाँ पर मैकाईवेली के विचारों में प्राप्त होता है। राज्य संबंधी दार्शनिक प्रश्नों की अपेक्षा उसका जो दृष्टिकोण है वो अधिक यथार्थवादी है, धरातल से जुड़ा हुआ है और इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजने की कोशिश उसके विचारों में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
उसने राज्य की अपेक्षा शासन, आंतरिक प्रशासन और विदेशी संबंधों के विषयों के संचालन पर अधिक ध्यान दिया है। उसने अपना ग्रंथ प्रिंस में राजा के सिद्धांतों का विशद विवेचन किया है। उससे यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि उसके विचार प्रशासक के लिए है। उसने शासन को की कला का ही एक विस्तृत अध्ययन यहाँ पर अपने विचारों में प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आज हमने इस व्याख्यान के माध्यम से राजा के आचरण के सिद्धांत, जो कि मैकाइवली उसे व्यवहार में लाने की सलाह देता है, उन सब चीज़ों का विस्तार से जायजा लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उन प्रश्नों को हमारे सामने रख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सीधे हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या समय अनुकूल आप फ़ोन करके भी अपने प्रश्नों के समाधान की कोशिश हमारे माध्यम से करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। इन सभी वीडियो व्याख्यान की जो PDF है वो हम आपको उसका लिंक उपलब्ध करा देंगे, जिस पर क्लिक करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में या अन्य विद्यार्थियों तक जिनका इस बात की जानकारी नहीं है उन तक इस बात को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।